नमस्कार दोस्तों। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। कल 17 सितंबर को हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने वकीलों और न्यायाधीशों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप पूरी दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा को मूर्ख नहीं बना सकते। यू कैन फूल द होल वर्ल्ड बट यू कैनॉट फूल योर कॉन्शियंस। अब आज का जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उस संदर्भ में ये एक बहुत ही गहरा स्टेटमेंट है, और जिन लोगों के लिए ये कहा गया है शायद वो इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। चंद्रचूड़ जी के स्टेटमेंट से हमारी मौजूदा सरकार को कुछ सीख या सबक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, जिनका सरोकार हमारी गरीब जनता से है, उस पर कहीं भी बात नहीं होती है। बात होती है एक G20 के चकाचौंध सम्मेलन की, बात होती है उस कैबिनेट रेजोल्यूशन की जिसमें मोदी जी की तारीफ की जाती है, लेकिन वही कैबिनेट, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो जनता के प्रश्नों का उत्तर दें। और फिर बात होती है संसद के एक विशेष सत्र का, जो इस समय चल रहा है, और जो भी चीज सरकार के फेवर में नहीं होती है उस पर बात नहीं होती, चर्चा नहीं होती। एक तरह से जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज ब्रश्ड अंडर द कारपेट। और फिर मीडिया तो आप जानते ही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस बात पर वो कोई चर्चा करे या आप तक उसके बारे में डिटेल्स पहुंचाए। अब मुद्दे तो कई हैं जिन्हें कारपेट के नीचे दबा दिया गया है, लेकिन एक खास मुद्दा ऐसा है जिस पर सरकार बात करने से हमेशा कतराती आई है, और वो मुद्दा है महंगाई का। पिछले 2 सालों में जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं और जिस तरह से गरीब जनता परेशान हो रही है, उस पर कहीं भी बातचीत नहीं होती है। उल्टा हम लोगों को ये बताया जाता है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। अब चाहे हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी बने या तीसरी, हम लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए मतलब होता है रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर। मतलब होता है दाल चावल आटा सब्जी, इनकी कीमतों से। मतलब होता है स्कूल की फीस से। मतलब होता है पेट्रोल की प्राइसेस से, गैस की प्राइसेस से। तो एक तरफ जहां मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक हालात छुपाने की कोशिश करते रहे, वहीं पर मोदी सरकार के ही एक विभाग ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जिससे मोदी जी का बही खाता पब्लिक डोमेन में खुल गया। जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं वो है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2022-23। ये रिपोर्ट जारी की गई थी मई 30, 2023 को, और इसको जारी किया था आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। इसके कवरिंग लेटर में वो लिखते हैं, अ कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर मार्च 31, 23 certified by bank auditors and signed by the chief general manager in charge, the deputy governors and I is herewith enclosed। यानी कि ये ऑडिटेड रिपोर्ट है आरबीआई की, तो जो इसमें आंकड़े दिए गए हैं उस पर संदेह करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब ये कोई एक आम रिपोर्ट नहीं है। मैं आपको इस रिपोर्ट की एक झलक दिखाता हूं और आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये रिपोर्ट इतनी खास क्यों है। मैं आपको सीधे ले चलता हूं आरबीआई की वेबसाइट पर, जहां पे एनुअल रिपोर्ट 2023 में मैंने एक सेक्शन क्लिक किया है मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का। अब इस सेक्शन में कम से कम 50-60 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एक ही जगह इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ टाइटल में देखेंगे तो 2020-21 से लेकर 22-23 तक ये 3 साल का डेटा यहाँ इन कॉलम्स में है। और उससे पहले इन तीन कॉलम्स में यूपीए 1 2003-4 से लेकर 2008 तक, यूपीए 2 2009 से 2014 तक, और मोदी जी का पहला टर्म 2014 से 2021।
इन 3 कॉलम में इन 5 सालों का एवरेज डेटा भी दिया गया है। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए हम सीधे सीधे मोदी जी की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं यूपीए 1 और यूपीए 2 यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल से। क्या मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेहतर काम किया है? चलिए आगे देखते हैं इस रिपोर्ट के कुछ डिटेल्स। अब ये रिपोर्ट इतनी बड़ी है कि मैं पूरा डेटा आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं इसमें से कुछ खास डेटा ही आपको दिखा रहा हूँ। पूरी रिपोर्ट आपको नेट पर ये मिल जाएगी। जो भी डेटा मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, वो सरकार ने जो आर्थिक हालात का एक नैरेटिव बनाया हुआ है, उस पर ही वो रोशनी डालेगा। और जब आप आंकड़े देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये उसके खिलाफ जाता है या उस क्लेम को जस्टिफाई करता है। और ये भी हो सकता है कि मैं पूरा डेटा आपको इस एपिसोड में ना दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं 15 मिनट से ज़्यादा एक एपिसोड नहीं करता हूँ और ये डेटा समझने के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए। तो इसलिए अगला एपिसोड भी आप अवश्य देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा बोला जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने देश की आर्थिक हालत सुधार दी है। जैसे कि उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी थी और मनमोहन सिंह जी के जाते ही देश एकदम सुधर गया। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, जिसको जीडीपी के पैरामीटर से नापा जाता है, वो अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह जी के 10 साल में 2004 में हमारी जीडीपी 0.7 ट्रिलियन डॉलर्स थी और 2014 में 2.3। तो ये 10 सालों में हमारी ग्रोथ 2.86 गुना हुई थी। 2.86 टाइम्स हम लोग ग्रो किए थे। और मोदी जी 2014 में आए, तब हमारी जीडीपी 2.03 ट्रिलियन डॉलर्स थी। अगले वर्ष तक ये 3.55 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है 2024 में। तो अगर इन मोदी जी के 10 साल हम ले लें तो हमारी ग्रोथ केवल 1.75 टाइम्स हुई है, या हम 1.7 टाइम्स बढ़े हैं। जीडीपी एक फंडामेंटल पैरामीटर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी नापने का। तो उसके बेसिस पर आप हमेशा याद रखिए कि मनमोहन सिंह जी का जो परफॉर्मेंस था वो मोदी जी से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। मनमोहन सिंह जी कितना अच्छा थे, ये बात मैं अब नंबर द्वारा आपको बताऊंगा। ये है हमारी जीडीपी का ग्राफ सन 2000 से लेकर 2022 तक। सन 2000 में हमारी जीडीपी थी 0.47 ट्रिलियन डॉलर। 2007 में हम 1 ट्रिलियन डॉलर पार कर गए। 2014 में हम 2 ट्रिलियन डॉलर पार कर गए और 2021 में हम 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए। और आगे आने वाले सालों में हम 5 ट्रिलियन भी बनेंगे। ऊपर नीले रंग में यहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट दिखाई है। तो सबसे अच्छी ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी की आई थी 2003 से लेकर 2007 तक, जब हम लगातार 7-8% से हम लोग ग्रो करते रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2008 में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था और मोदी जी के टाइम में 2020 में कोरोना की वजह से इकोनॉमी हमारी बहुत नीचे चली गई थी। बात करें अगर औसतन ग्रोथ रेट की, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक हमारी जीडीपी 6.18% से ग्रो की थी। मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक जीडीपी 6.86% से बढ़ी थी। और नरेंद्र मोदी 2014 से 2023 9 सालों में हमारी जीडीपी 5.67% से बढ़ी है। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मनमोहन सिंह जी का रहा और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का। तो आगे चल के जब हम आंकड़ों को कंपेयर करेंगे मोदी जी के पीरियड को मनमोहन सिंह जी के पीरियड से, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह जी की परफॉर्मेंस मोदी जी की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी रही थी।
अब मैं उसी आरबीआई रिपोर्ट से आपको महंगाई के कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ दो ग्राफ दिखा रहा हूँ। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि हमारी जो कमोडिटीज़ हैं वो कितनी तेजी से होलसेल में बढ़ी हैं। इसके दो भाग हैं। पहले भाग में मोदी जी का पहला टर्म है, यहाँ 2014 से 19 का, ये 5 साल में ये एवरेज किस रेट से बढ़ा है। यहाँ 4.5% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन बढ़ा है एवरेज इन 5 सालों का। उसके बाद 2021, 21-22 और 22-23 यहाँ पे इन्फ्लेशन रहा है 6.2, 5.5 और 6.7। होलसेल प्राइस इंडेक्स इसी दौरान पहले दो एंट्रीज यानी कि पहले 5 साल मोदी जी के और 2021 तक ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा है। 1.3 से कीमतें बढ़ी, लेकिन उसके बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पिछला साल में हमारे यहाँ पे रेट कमोडिटीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़े थे, 13% एवरेज था, जबकि बीच में ये 15-16% भी पहुंच गया था। और 22-23 में होलसेल प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी 9.5% के आसपास है। नीचे की दो एंट्री ये यूपीए 1 का पीरियड है, 2003-4 से लेकर 2008 तक, और उसके ऊपर यूपीए 2 2009 से लेकर 2014 तक। इस वक्त इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। यहाँ पे इन्फ्लेशन यूपीए 1 के टाइम 5.4% था, यूपीए 2 के टाइम सबसे ज़्यादा था 9.6। और होलसेल प्राइस इंडेक्स पहले यूपीए 1 की टर्म में 5.5% से प्राइसेस बढ़ी थी, और यूपीए 2 के दौरान 7.1% से। अगस्त 2023 के प्राइस इंडेक्स का ये डेटा के मुताबिक होलसेल प्राइसेस में कुछ कमी आई है, थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन इन्फ्लेशन फिलहाल 6.8% पे बना हुआ है। और फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाने की चीज़ों का इन्फ्लेशन 9.5% से ऊपर जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय सरकार के लिए बना हुआ है। आज का ये एपिसोड मैं इसी स्लाइड से ख़त्म करूंगा। ये दिखाता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जितना पैसा रेवेन्यू के तौर पर सरकार को आता है उससे कितना ज़्यादा वो खर्च कर रही है। और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट दिखाया जाता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। हमारा टारगेट 2024-25 तक 4.5% का है, तो उसके कंपैरिजन में अभी हम कहाँ हैं ये देख लीजिए। और दूसरी चीज़, एक बात बिल्कुल साफ है कि मोदी जी ने मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसा उठाया है अपनी सरकार को चलाने के लिए। आने वाले सालों में जो भी पैसा उठाया गया है उसका सूद समेत वापसी करना होगा, तो आने वाली सरकारों पर ये बोझ पड़ने जा रहा है। मैं जल्दी से ये ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें नीले रंग में स्टेट गवर्नमेंट का डेफिसिट है और पीले रंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मनमोहन सिंह जी के टाइम ये 3.7 से लेकर 5.4% रहा था। मोदी जी के पिछले 3 सालों में ये बढ़कर 9.2% हो गया 2021 में, और आजकल ये 6.5% के आसपास है। स्टेट गवर्नमेंट्स की हालत थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2.3% डेफिसिट था, वो बढ़कर आज की तारीख में 3.5% पर पहुंच गया है। तो जहां तक डेफिसिट कंट्रोल करने की बात थी, वहां पे भी मनमोहन सिंह जी के टाइम में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट पर कंट्रोल बेहतर रहा था। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं इसी एपिसोड का दूसरा भाग लेकर आऊँगा, पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे भारत के ट्रेड के बारे में, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और डॉलर का गिरता मूल्य। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।